Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. यहाँ हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन के डेली बेस पे आर्टिकल जो कि आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई, एनआईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आज है 15 जून 2020। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जो कि इसरो के ऊपर था। कैसे इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, बाहर की कंट्री से सैटेलाइट भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उससे हम पैसा कमा रहे हैं। तो उसी के बारे में था। बेसिकली जो अर्निंग हमें स्पेस से हो सकती है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में था। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। एक और आर्टिकल जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था जो कि था आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे इंडिया ने अभी पैसा लेना कम कर दिया है कंपैरेटिवली। हम आज से 15 साल या 20 साल पीछे की अगर बात करें तो, बिकॉज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा है, एफडीआई आने लगी है, इंडिया की बैंक्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है। तो हमें फ़ॉरेन के पैसे की नीड इतनी नहीं है। रिसेंटली हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की। दैट इज़ एक तरह छोटा सा एग्जाम्पल है उस चीज़ का ये। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आया है आज, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन फार्मिंग, फार्मर्स पे न्यू एग्री मार्केट्स क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, एक ऑर्डिनेंस आया है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया था आज की तारीख में जो कि था कि हमें एमएसएमई पे फोकस, तो अभी हमने सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, उस पर किया है मेजॉरिटी। हमें बिग इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक आर्टिकल था बैंकिंग सेक्टर पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपका एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल आया था फॉरेक्स रिजर्व, इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल और था जो कि सरकार के बारे में बता रहा था कि सरकार ने क्या कमी तैयारियों में लाई है कोविड-19 की प्रिपरेशन में, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल एग्री मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक ऑर्डिनेंस है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं नॉर्मली कि पास में किसान को अगर कोई अपनी चीज़ बेचनी होती थी तो वो एक मंडी में जाता था, अपना सामान बेच दिया करता था। एंड उस मंडी में क्या होता था कि कुछ आज से 20-25 साल पहले की बात करें कि टेलीफोन होना बहुत लग्जरी का चीज़ होता था। कुछ ट्रेडर्स के पास टेलीफोन होते थे, वो दूसरे स्टेट में क्या चीज़ों के भाव है उनको वो पता होता था और किसान से वो चीज़ें सस्ते में ख़रीद लिया करते थे। जिस चीज़ की डिमांड बाहर क्या है क्या नहीं, उनको पूरी नॉलेज होती थी। इससे किसानों का शोषण होता था। तो सन 2003 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी मॉडल एक्ट आया। एपीएमसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। इसने एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया एग्री मार्केट्स के लिए। यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उनको जो लाइसेंस मिलते थे वो कम्पिटिटिव बिडिंग के बेस पे मिलते थे, ऑक्शन के बेस पे मिलते थे। किसानों का जो सामान था, फसल का प्रॉपर मेजरमेंट होता था, प्रॉपर वेइंग होता था। लाइसेंस जो ट्रेडर को मिलते थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑक्शन के थ्रू मिला करते थे। अब हम बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों आई है न्यू ऑर्डिनेंस की। ओके, एंड जो एपीएमसी की हम बात करते हैं, एपीएमसी में कुछ कमी आती है। जैसे एपीएमसी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी और उसमें स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी थी एपीएमसी में। जो फार्मर्स थे और जो ट्रेडर थे उनमें से ही कुछ नेता लोग चुने जाते थे डेमोक्रेटिकली, जो मंडी में ट्रेडर्स के लिए या किसानों का भला सोचते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे नेतागिरी होती गई काफ़ी ज़्यादा, तो किसानों का या भला तो नहीं सोचने लगे लोग, अपना ही पैसा कमाने लगे। तो डेमोक्रेटिक स्टांस जो था वो चेंज हो गया, तो किसानों का इसमें शोषण होने लगा था। स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया गया था, पर इसमें टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत पुरानी है।
तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। अब इसमें है का जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है एपीएमसीज़ का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। स्टेट गवर्नमेंट इनमें कुछ टैक्सेस लगाती है, मार्केट फीस भी लेती है और एक पर्टिकुलर सेस भी लगता है, जिससे किसानों को लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडर्स जो टैक्स का पैसा होते हैं वो किसानों से ही बेसिकली वसूलते हैं। और कुछ ट्रेडर्स तो बिल भी नहीं देते हैं प्रॉपरली ताकि उनका टैक्स बच जाए। कुछ ट्रेडर्स तो ऐसा भी करते हैं, किसानों को झूठ बोल देते हैं कि हमें फंडिंग नहीं आया, पैसा नहीं आया, फंडिंग आने में टाइम लग रहा है। बिकॉज देखेंगे आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी स्टेट गवर्नमेंट को, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है इसमें। तो बात करते हैं इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया इसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे इसमें इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग अलाउ है। नॉर्मली एपीएमसी में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता था, किसान को अपने नियर बाई एपीएमसीज़ में जाना है, वहीं सामान बेचना है। इसमें वो पूरे स्टेट में कहीं भी जाके सामान बेच सकता है, कोई मार्केट फ़ीस नहीं ली जाएगी इसमें, ना कोई पर्टिकुलर टाइप का सेस लगाया जाएगा। तो इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और जो आप इंट्रा स्टेट ट्रेड कर सकते हो, एक ट्रेड एरिया में कर सकते हो। ट्रेड एरिया की डेफिनेशन इस ऑर्डिनेशन में ऐसे डिफाइन की गई है, मंडीज़ जो आपके नियर बाई मंडी है और एपीएमसी के अलावा जो भी एरिया है वो ट्रेड एरिया है, वहाँ जाके आप सेल कर सकते हो। बेसिकली आप एपीएमसी और मंडीज़ में सेल नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कहीं भी सेल कर सकते हो। दैट इज़ योर ट्रेड एरिया। इससे किसानों को फ़ायदा ये होगा, किसान को किस डिस्ट्रिक्ट में जाके बेचना है, जहाँ उसको रेट अच्छा मिल रहा है वो बेच सकता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शुरू की जाएगी चीज़ों की। आपको कहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है किसान लोग उसको देख सकते हैं, उसके बेस पे अपनी फसल की या जो भी उनके पास है उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो पेमेंट होगा वो डिजिटल वे में पेमेंट किया जाएगा, डायरेक्टली किसान के अकाउंट में पेमेंट आएगा पोर्टल के थ्रू, और काफ़ी बेनिफिशियल है। तो बीच के जो मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन या ब्रोकर्स या एजेंट्स, उनका पैसा किसानों के पास ही आएगा सीधा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। और इनमें एक प्राइस इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, पर डे बेसिस पे हर एक फसल का ट्रांसपेरेंटली प्राइस बताया जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसमें डिस्प्यूट अगर किसी के बीच में होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। अगर इनिशियल लेवल पे डिस्प्यूट है तो जो सब डिस्ट्रिक्ट के एसडीओ होंगे वो इसका रेजोल्यूशन करेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। एंड कोई किसान उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है एसडीओ लेवल पे, तो वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं कि इससे एक बेनिफिट और होगा, लार्ज कंपनियां हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ बिग बास्केट का। बिग बास्केट या वॉलमार्ट को अगर कुछ किसानों से ख़रीदना है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज होगा तो वो कंपनियां भी इन्वेस्ट करना चाहेंगी, किसानों से डायरेक्ट वो सामान परचेज कर पाएगी, किसानों को अपनी प्रोडक्ट का, अपने फसल का उचित पैसा मिलेगा। और किसानों को एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन हो जाएंगे, मंडी में वो सेल कर सकते हैं, वो एपीएमसी में सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो नया एग्री मार्केट बनेगा वहाँ वो लोग सेल कर सकते हैं। बैंकिंग एंड कोविड, बैंकिंग सेक्टर का कोविड-19 का क्या लिंकेज हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर पे क्या कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ेगा। बात करते हैं हम, रिसेंट में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास पैसा है, हम देना चाहते हैं कंपनीज़ को या जो भी हमसे पैसा लेना चाहते हैं, पर हमें कोई पैसा लेने वाला, लोन लेने वाला पर्सन नहीं मिल रहा है, कोई कंपनी नहीं मिल रही है। बिकॉज आपको पता है कि कोविड के कारण काफ़ी डिमांड में कमी आई है, बिज़नेस लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ। अगर हम बात करते हैं बैंकिंग के बेसिक बिज़नेस की, बेसिक बिज़नेस बैंक का ये है कि लोग बैंक्स में पैसा जमा करते हैं और उस जो पैसा जमा होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करती है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, लोन देती है, और लोन से बैंक को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक अपने खर्चे निकाल के अपना कट प्रॉफिट रख के बाकी बचा हुआ पैसा जिन लोगों ने यहाँ डिपॉजिट किया है उनको ट्रांसफ़र कर देती है। अगर हम बात करें कि आरबीआई के डेटा के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी हमारा 50% से 6% पे आ गया है इस साल का। काफ़ी चिंताजनक बात है ये भी। लॉकडाउन की बात करते हैं हम लोग, लॉकडाउन से क्या हुआ कि 55.5% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो कि सारे G20 कंट्रीज़ में लोवेस्ट है। डिमांड की बात करें तो एक गुड न्यूज़ ये है कि आपने देखा होगा अभी मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज ऑर्गेनाइज़ किया है। इस पैकेज से
एमएसएमई सेक्टर में बहुत डिमांड इंक्रीज़ हुए कंपैरेटिवली लार्ज कंपनीज़ के सेक्टर में, तो जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है। इस साल फसल भी काफ़ी अच्छी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी डिमांड काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं कि अभी तो को कोविड की जो क्राइसिस है बैंकिंग सिस्टम पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लोगों ने बहुत लोन लिए हैं, जो वो लोन लिए हैं कुछ लोग चुका नहीं पाएंगे उसको, तो ये एनपीए बनेगा। जब ये एनपीए बनेगा, अभी की कंडीशन ऐसी है कि अगर किसी कंपनी को आप दिवालिया घोषित हो चुका है, उसके कंपनी के एसेट्स आप बेचना चाहते हैं, तो अभी लोग उस एसेट को नहीं खरीदना चाहेंगे बिकॉज मार्केट में पैसा नहीं है। तो जो असेट्स होंगे उनका रियल वैल्यूज़ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको अच्छे खरीदार अभी नहीं मिलेंगे। अब एनसीएलटी में ले गए, देन आपको जो हेयर कट मिलेगा, हेयर कट बेसिकली होता है कि आपने कोई 100 रुपीज़ की कोई असेट है, आपने 50% हेयर कट ले लिया, तो जो असेट आपका बिकेगा 50% में बेचेगा। एक तरह से आप इसको डिस्काउंट कह सकते हैं, पर एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं होता है। तो ये हेयर कट के बारे में बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं कि छोटे छोटे प्रोविजंस भी बैंक आजकल ले रहे हैं। जैसे हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में से कैश निकालने की जो लिमिट है, क्रेडिट कार्ड से आप लोग कैश निकाल सकते हैं, बैंक्स ने वो कम कर दी है। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम कर दी है, ताकि अगर लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली बैंक्स का क्लबिंग होगा छोटे छोटे बैंक्स को मिला के बड़ा बैंक बनाया जाएगा। मोर प्राइवेटाइजेशन सरकार करेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक की ब्रांचेस खोली जाएगी, जिसे कहते हैं कि जहां मानव रहित बैंक की ब्रांचेस होती है, जहाँ मोर टेक्नोलॉजी बेस होता है, ताकि यहाँ मैन पावर का कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम आए। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट इन द। अब हम बात करते हैं एक इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल की, जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर था। फॉरेक्स रिजर्व्स किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास होता है। अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन को क्रॉस कर गया था, जो कि किसी भी नेशन के लिए प्राउड की बात हो सकती है और कुछ लोगों के लिए इरिटेशन की बात भी हो सकती है। कैसे कि हमारे पास अगर फॉरेक्स रिजर्व्स है तो ये हमारे टफ़ टाइम में हमारे लिए काम आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों में सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर में अच्छे सेंटिमेंट्स होते हैं। इरिटेशन की बात इसलिए कई लोग कह सकते हैं कि जब आपके पास इतने इकोनॉमी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा आप मार्केट में इन्फ्यूज़ क्यों नहीं कर देते, जबकि आप उसको रिज़र्व की फॉर्म में रख के बैठे हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम बात करते हैं कि इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में है कंट्री। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि किसी भी कंट्री का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसका लेन देन को हम कह सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें क्या होगा कि आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कोई भी इनकम इस कंट्री से की है, तो आपकी पॉजिटिव काउंट होगी। जो भी इनकम दूसरी कंट्री ने गेन की है, तो वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में नेगेटिव काउंट होगी। तो इंडिया का बेसिकली एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया कम करता है, इंपोर्ट इंडिया ज़्यादा करता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में एज एन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ऑल ओवर द सेक्टर मिला के बता रहा हूँ, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में नॉर्मली रहते हैं। अब रिसेंट में हमने एग्जांपल देखा था कि बैंक्स और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी इशू आए थे। आरबीआई के बीच में मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट चाहती थी कि आरबीआई अपने रिजर्व्स बैंक को दे दिया। आपने काफ़ी लास्ट ईयर ये इशू काफ़ी आया था, तो आपने इसको डीपली स्टडी किया होगा। अगर हम बात करते हैं कि किन कंट्रीज़ के लिए अच्छा है कि फॉरेक्स रिजर्व्स को वो लोग इन्वेस्ट करने में यूज़ कर दे, कंट्री लाइक चाइना। चाइना में क्या है कि चाइना करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री है, तो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो उसको मार्केट में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। जो भी लिक्विडिटी क्राइसिस होता है मार्केट में, उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक ट्रस्ट रहता है। अगर कुछ दिक्कत आएगी गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट इस रिजर्व्स के निकाल के हमको पैसा दे सकता है। मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, एफडीआई आपके पास अच्छी आती है, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट भी आप इस फॉरेक्स रिजर्व से कर सकते हो। कंपनी को इमरजेंसी में कुछ नीड पड़ गया, लाइक 1991 में भी इंडिया को सिमिलरली नीड पड़ा था जब हमने आईएमएफ से पैसा लिया था। तो इस टाइप की क्राइसिस, या ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन क्राइसिस में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये आर्टिकल 14 जून को इकोनॉमिक्स टाइम्स में पब्लिश हुआ था। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसको आज डिस्कस कर रहा हूँ। सो हम बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ एसएसई, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या। नॉर्मली आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है, लाइक बीएससी, एनएससी, दिस टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में
में शेयर की ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, कंपनीज़ के जो स्टॉक होते हैं वो आप खरीद सकते हैं। सिमिलरली एसएससी में भी जो सोशल एंटरप्राइजेज़ हैं उनके स्टॉक आप खरीदे जा सकेंगे। ये एसएससी की जो घोषणा हुई थी लास्ट ईयर 2019 के बजट में हुई थी, से भी इसको मैनेज करेगा। अभी रिसेंट में जनवरी महीने में इसकी रिपोर्ट आई है कि कैसे होगा स्टॉक एक्सचेंज, तो इसलिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। जैसे बीएससी और एनएससी में स्टॉक खरीद सकते हैं आप, ऐसे सोशल स्टॉक भी कंपनीज जो होगी, सोशल स्टॉक की जो सोशल वेलफेयर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टॉक आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। पर फ़र्क सिंपल इतना होगा कि ये जो एसएससी होंगे नॉन प्रॉफिटेबल होंगे, सोशल वेलफेयर के लिए होंगे, रिवर्स टू बीएससी एंड एनएससी। सो अब बात करते हैं कि हमें नीड क्या है एसएससी की, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की हमें नीड क्या है। हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा आने वाले सालों में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूएन ने बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए हमें ग्रेट कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए होगा, जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ओनली पॉसिबल नहीं है। तो हमें अदर वेज निकालने पड़ेंगे सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए। सो इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट इससे ये हो सकता है कि आप देखते होंगे किसी एनजीओ को या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसा देने से हिचकिचाते हैं, काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं, पैसा कोई खा जाएगा या नहीं। तो अगर प्रॉपर एक मार्केट होगा इनका, इसमें लिस्टेड होंगे, तो आपको उनके बारे में सब कुछ जानकारी होगी, ट्रस्टेड है या नहीं। तो आप कोई भी जो डोनर्स होंगे, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, कोई फाउंडेशन है, सीएसआर कंपनी सीएसआर के अगेंस्ट पैसा रिड्यूस करना चाहती है, तो ये जो सोशल एंटरप्राइजेस होंगे ये ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा सपोज़ एक बॉन्ड है, इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, ये डिस्काउंटेड पे इशू होता है। सपोज़ 90 रुपये पे इशू हुआ आज की तारीख में, आपने 5 साल बाद जब बॉन्ड को रिडीम कराओगे तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जो कि डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडियन सोशल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल एसपीओज जो हैं, इनको क्या क्या इश्यूज़ आता है। इनको इश्यूज़ आते हैं कि इनके पास एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, लाइक म्यूचुअल फंड रेजिंग करने का एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज इनके पास नहीं होती है। जो नए एनजीओज़ हैं या नए जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अगर फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो उनके पास कोई प्रॉपर एक मेथड या प्रॉपर एक पाथ नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड टाइप फंड मैनेजर्स होंगे तो वो इनको गाइड कर पाएंगे, अच्छे से इनका फंड रेजिंग कर पाएंगे। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग, जैसे आप देखते हो क्रिसिल है या अलग अलग बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, यहाँ पे प्रॉपर एक बॉन्ड की रेटिंग भी की जाएगी, जो कि कैटेगराइज करेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज को डिफरेंट लेवल पे। तो इनसे इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इनमें सोशल ऑडिट भी होगा रेदर देन सेल्फ ऑडिट। अभी एनजीओज़ या सोशल एंटरप्राइजेज होते हैं वो अपना सेल्फ ऑडिट कर लेते हैं। एक प्रॉपर ऑडिटिंग मैकेनिज्म मेथडोलॉजी की बात की गई है रिपोर्ट में। और जो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा जो डोनर्स होंगे उन लोगों को, एक प्रॉपर एक लिस्टिंग क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इससे स्टैंडर्ड की एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे, ये एक आपको लिस्टेड होने के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करने, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। हमने आर्टिकल डिस्कस किया सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के टाइप सिमिलर टाइप प्लेटफॉर्म है जो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर इन सब में चल रहे हैं, पर बेसिकली इट इज़ ए मैच मेकिंग और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। एंड इसमें सोशल एंटरप्राइज के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा है, क्या है, पर प्रॉपर एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये बिहेव नहीं कर रहा है। आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए गाइस। 15 जून 2020 को इवन हमने 14 तारीख का एक आर्टिकल भी डिस्कस किया। सो अंकिल मिशन गुरुजी सेज थैंक्स टू यू द एंड आज के लिए। थैंक यू।